नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के अशोक के शासन प्रबंध और उसके अभिलेखों पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो हम देखते हैं कि अशोक की जो शासन व्यवस्था है मूलतः वही थी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ही अशोक ने शासन प्रबंध किया था। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध में जो आवश्यक सुधार और परिवर्तन उसको करने पड़े थे, उसका मूल कारण उसकी नैतिकता और धार्मिकता थी। उसके केंद्रीय शासन की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें राजा को देखते हैं कि अशोक अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। यद्यपि राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी, परंतु वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। वह एक आदर्श शासक था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतानवत समझता था और उसकी नैतिकता और भौतिक उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। अशोक के इसमें राजनीतिक आदर्शों की बात करें तो अशोक के कलिंग अभिलेख से हमें उसकी प्रजा वत्सलता का ज्ञान मिलता है, यानी कि उसके विषय में जानकारी मिलती है। वह प्रजा हित की चिंता को इन शब्दों में प्रकट करता है कि सब प्रजाजन मेरे पुत्रों के समान है, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सभी प्रकार का सुख और आनंद पाए। लोकहित के प्रति अपने उत्साह को प्रकट करते हुए अशोक कहता है कि सर्वलोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। प्रजा के लिए मैं परिश्रम और राजकार्य करने से अघाता नहीं हूँ। अशोक अपने चौथे स्तंभ लेख में प्रजा के प्रति अपने हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट करता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी संतान को निपुण धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि वह धाय मेरे बालक को सुख पहुंचाने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख के अभिप्राय से मैंने राजुक नामक कर्मचारी नियुक्त किए हैं। अशोक अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए कितना चिंतनशील और प्रयत्नशील रहता है, इसका प्रमाण हमें उसके चौथे स्तंभ लेख से मिलता है, जिसमें वह कहता है कि मैंने यह प्रबंध किया है कि हर समय हर स्थान पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतपुर में हूँ, चाहे शयनागार में हूँ, चाहे उद्यान में हूँ, सर्वत्र मेरे प्रतिवेदक प्रजा के कार्यों की मुझे सूचना दे। प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को घोषित करते हुए अशोक कहता है कि मैं जो कुछ श्रम करता हूँ वह केवल इसलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है मैं उससे उऋण हो जाऊं और इस लोक में लोगों को सुखी करूं और परलोक में उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊं। केंद्रीय शासन में सबसे पहले हमने राजा की भूमिका को पढ़ा, तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की क्या केंद्रीय शासन में भूमिका रहती है। चंद्रगुप्त की भांति अशोक ने भी मंत्रिपरिषद को स्थापित रखा था। वह भी शासन संचालन में मंत्रियों के परामर्श को मान्यता प्रदान करता था। छठे शिलालेख से उसके हमें यह ज्ञात होता है कि मंत्रिपरिषद को इस बात की काफ़ी स्वतंत्रता थी कि सम्राट से किसी गूढ़ विषय पर वाद विवाद वो कर सके और अपनी सम्मति प्रकट कर सके। मंत्रिपरिषद किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती थी और इसकी सूचना सम्राट को दे दी जाती थी। इसकी पुष्टि अशोक के छठे शिलालेख से होती है कि यदि किसी विषय में मतभेद या अवरोध उत्पन्न हो जाए तो इसकी मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए, चाहे मैं कहीं भी हूँ। इससे प्रतीत होता है कि अशोक के शासन प्रबंध में मंत्रिपरिषद का पर्याप्त महत्व था। अशोक के समय के पदाधिकारी क्या रहे हैं, जैसे कि धर्म महामात्र। अशोक अपने शासन के 13वें वर्ष में जनहित के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता हुआ हमें प्रतीत होता है। ये धर्म महापात्र सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए नियुक्त थे। वे धर्म की स्थापना या धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि, धर्म पर आचरण करने वालों के सुख और हित के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों, वैश्यों, अनाथों और वृद्धों को उनकी कठिनाइयों में सहायता देने के लिए नियुक्त थे। ये लोग अकारण दंडित व्यक्तियों को दंड से मुक्त भी करवाते थे और ऐसे व्यक्तियों के दंड को कम करवाते थे जो वृद्ध हों अथवा जिनके आश्रित बहुत से बाल बच्चे हों। इसके अतिरिक्त वे दान की उचित व्यवस्था में भी हाथ बटाते थे और विभिन्न संप्रदायों में मेलजोल बनाए रखते थे। अंतः महामात्र सीमा स्थित अधिकारियों को अंतः महामात्र कहते थे। सीमा प्रदेश की वन्य जातियों और अन्य लोगों को सभ्य बनाना,
उनमें धम्म का प्रचार करना इनका कार्य था। अशोक ने इन्हें पड़ोसी राज्यों में भी भेजा था। स्त्री अध्यक्ष महामात्र डॉक्टर थापर के अनुसार इनका कार्य अंतःपुर और स्त्रियों से संबंधित अन्य विभागों की देखभाल करना था। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार ये अंतःपुर के अंगरक्षक थे। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये अर्थशास्त्र में वर्णित गणिकाध्यक्षों के अनुरूप थे। इस प्रकार अंतःपुर की रानियों, गणिकाओं और अन्य स्त्रियों की देखभाल करना स्त्री अध्यक्ष महामात्रों का ही कार्य था। वक्ष भूमि के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे नीलकंठ शास्त्री ने कहा है कि ये वही थे जिनको अर्थशास्त्र में गो अध्यक्ष कहा गया है। इनके कर्तव्यों में गोरक्षा मुख्य रहा होगा। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार वक्ष भूमिकों का कार्य पशुपालकों से कर एकत्र करना था। नगर व्यवहारिक महामात्र ये अधिकारी नगरों में न्यायाधीश का भी कार्य करते थे और इनको आदेश था कि वे न्याय के कार्य में सर्वथा निष्पक्ष रहे। पुरुष यानी कि पुलिसा यह अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी थी जिनके 3 विभाग होते थे, उच्च, मध्यम और निम्न। ये राजा के प्रतिनिधि होते थे और राज्य के भिन्न भिन्न भागों में घूमते रहते थे। ये राजा को जनता के विचारों से अवगत भी कराते थे और धर्म प्रचार में भी सहयोग देते थे। प्रांतीय शासन की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि संपूर्ण साम्राज्य प्रांत 5 जो हैं उन प्रांतों में विभक्त था और इनका जो शासन है उसके लिए प्राय राज परिवार के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आर्यपुत्र अथवा कुम्हार कहते थे। ये उपराजा भी कहलाते थे। ये महामात्रों की सहायता से अपने अपने प्रांत का शासन करते थे। प्रांतों में कुमारों के परामर्श के लिए परिषदें भी थी। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के लिए हम कह सकते हैं कि प्रांत जो है वो जिलों में विभक्त थे और जिलों का शासन करने के लिए कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए थे, जिसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं प्रादेशिक। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार प्रादेशिक जिले का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। प्रादेशिक जिले का दौरा करता था और लोगों की कठिनाइयों का निवारण करता था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका कर्तव्य था मालगुजारी वसूल करना, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। यह वर्तमान जिलाधीश के समकक्ष अधिकारी था और न्याय का कार्य का भी निरीक्षण करता था। राजुक के लिए कहा जाता है भंडारकर के द्वारा कि ये भूमि प्रबंध से संबंधित अधिकारी था और न्याय से संबंधित भी अधिकारी था। अशोक अपने एक लेख में राजुक के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि उसने कई हजारों व्यक्तियों के ऊपर राजुकों को नियुक्त किया ताकि वे जनता के कल्याण और सुख की वृद्धि कर सके। राजुकों को अपने विवेक से लोगों को पुरस्कार अथवा दंड देने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार यह अधिकारी केवल राजस्व का ही नहीं था अपितु न्यायिक अधिकारी भी था। युक्त ये जिला कोष की देखरेख और राजकीय संपत्ति के निरीक्षण और मालगुजारी वसूल करने का कार्य करते थे। ये दौरों में उच्चाधिकारियों के साथ रहते थे। ग्राम शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुख्य ग्रामीणी कहलाता था। गांव के वृद्ध और प्रतिष्ठित लोग ग्रामीणी के सहायक हुआ करते थे। ग्रामीणी जो है वो कर वसूली में गोप नामक अधिकारी की सहायता करता था। गोप की अधीनता में 5 से 10 तक गांव होते थे। गोप भूमि की सीमा का निरीक्षण करता था और भूमि कर की वसूली का हिसाब भी रखता था। वह ग्रामवासियों की संख्या और उनके धनोपार्जन के स्रोतों आदि का ठीक ठीक लेखा भी रखता था। गोप के ऊपर स्थानिक नामक अधिकारी होते थे जो जिले में कर वसूली का कार्य करते थे। स्थानिक का कार्य क्षेत्र पूरा जिला होता था और वह समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। न्याय व्यवस्था अशोक कहते हैं एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसने न्याय विभाग में अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे। उसने न्याय में व्यवहार समता और दंड समता पर बल दिया था। उसने न्यायिक प्रक्रिया की समानता में बल दिया और समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने राजुकों को पुरस्कार और दंड देने के बारे में पूर्ण अधिकार दे दिए हैं, जिससे वे आत्मविश्वास और निर्भरता के साथ अपना कार्य कर सके और प्रांतीय जनता का हित कर सके। प्रत्येक प्रांत में न्याय का कार्य 3 पदाधिकारियों के हाथ में था। यानी कि इससे अशोक के शासन से पहले जैसे राजुक है, प्रादेशिक है और नगर व्यवहारिक है, और ये जो तीनों हैं ये अपने अपने ढंग से न्याय का कार्य करते थे। इसलिए प्रांत में जो व्यवहार समता और दंड समता थी वो नहीं थी। इसलिए
इस दोष को दूर करने के लिए ही अशोक ने सारे अधिकार नगर व्यवहारिक और प्रादेशिक से लेकर किसे सौंप दिए, राजूक को सौंप दिए। अशोक ने प्रचलित दंड विधान की कठोरता को भी दूर किया था। 5वें स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि अशोक प्रति वर्ष अपने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त करता था। इसके अतिरिक्त मृत्युदंड पाए गए अपराधियों को मृत्युदंड देने के पूर्व 3 दिन का समय दिया जाता था ताकि वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकें और दान पुण्य जो करेगा उससे आगामी उसका जीवन कहते हैं पूर्णतः अच्छा सा हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इसके अभिलेखों को जिन श्रेणियों में विभक्त करते हैं उनको हम एक एक करके देखते जाते हैं कि क्या है। चतुर्दश शिलालेख ये सबसे प्रधान है। ये शिलालेख कई स्थानों पर मिले हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी यानी कि पेशावर, मानसेहरा यानी कि हज़ारा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं, कालपी देहरादून यानी कि उत्तर प्रदेश, गिरनार यानी कि जूनागढ़ गुजरात, सोपारा यानी कि थाना महाराष्ट्र में, धौली यानी कि पुरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम यानी कि आंध्र प्रदेश, एरागुड्डी यानी कि करनूल जिला है, कंधार यानी कि अफगानिस्तान। इन अभिलेखों से हमें अशोक के शासन और उसके नैतिक सिद्धांतों का बोध होता है। लघु शिलालेख की बात करें तो ये 2 ही हैं। इसकी विविध जो प्रतियां हैं हमें इस अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जैसे रघुनाथगढ़ यानी कि जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, सहसाराम जो कि शाहाबाद यानी कि बिहार में है, बैराट यानी कि जयपुर जो कि राजस्थान में है, सिद्धपुर मैसूर में, जतिंग रामेश्वर यानी कि मैसूर में, ब्रह्मागिरी मैसूर में, मास्की यानी कि रायचूर आंध्र प्रदेश में और पालिकी मुडू यानी कि मैसूर में। इन सब अभिलेखों से अशोक के बौद्ध धर्म के साथ संबंध के प्रश्न पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन अभिलेखों से धम्म की व्याख्या और उसके सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। कलिंग लेख ये धौली और जौगढ़ में मिले हैं। इन अभिलेखों से नवविजित कलिंग राज्य और पड़ोसी जंगली जातियों के प्रति अशोक की नीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्तंभ अभिलेख शिलाओं के समान स्तंभों पर भी अशोक ने अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे। ये स्तंभ लेख कुछ स्थानों पर मिले हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद स्तंभ, लोरिया अरराज यानी कि बिहार में, लोरिया नंदगढ़ यानी कि चंपारण बिहार में, रामपुरवा चंपारण बिहार में। इन स्तंभ लेखों से अशोक के धर्म संबंधी विवरण मिलते हैं और धर्म प्रचार के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख मिलता है। लघु स्तंभ लेख जो कि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद और रुमिनदेई यानी कि उत्तर प्रदेश, निगली सागर यानी कि उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट होती है। गुहालेख ये बिहार के निकट बराबर की पहाड़ियों में पाए गए हैं। इन अभिलेखों से अशोक की धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का बोध होता है। तराई स्तंभ लेख ये नेपाल की तराई में लुम्बिनी और निगली सागर में पाए गए हैं। इन लेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। अब जो ये अशोक के अभिलेख हैं इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि सबसे पहले हम ले सकते हैं कि साम्राज्य सीमा का निर्धारण हो जाता है। अशोक के साम्राज्य की सीमाओं के बारे में हमें इसके शिलालेखों से ही पर्याप्त जानकारी मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि सौराष्ट्र दक्षिण पश्चिम भारत पर अशोक का आधिपत्य स्थापित था। दक्षिण पश्चिम में उसकी सीमाएं काठियावाड़ और बंबई तक फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी यानी कि पेशावर, मानसेहरा यानी कि हज़ारा ज़िला और काबुल के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये जो भी अभिलेख हमें जहाँ जहाँ से मिले हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य वहाँ तक विस्तृत था। अशोक के धर्म का निर्धारण होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण भी उसके अभिलेखों में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द की व्याख्या की गई है। इसके सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। उसके 12वें शिलालेख में उसकी धार्मिक सहिष्णुता का हमें बोध होता है। इन अभिलेखों से यही निष्कर्ष निकलता है कि उसके धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य जो है काफी निकट का संबंध था। अशोक के चरित्र का निरूपण होता है। इन अभिलेखों में अशोक का हृदय जो प्रतिबिंबित होता है। इन अभिलेखों से अशोक की दानप्रियता, धर्म सहिष्णुता, उदारता, दयालुता आदि के बारे में बोध होता है।
कलिंग युद्ध की भयंकरता और उसका अशोक पर प्रभाव आदि का भी इन्हीं अभिलेखों से पता लगता है। अशोक की शासन व्यवस्था के बारे में भी हम इन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों से हमें उसके राजस्व के सिद्धांतों और प्रशासकीय सुधारों के बारे में जानकारी मिलती है। उसने प्रादेशिक राजोगयुक्त नामक कुछ पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए आ, अपने देश से आगे जाने की, बाहर जाने की आज्ञा दी थी। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और उन्हें पीड़ित लोगों के कष्टों का निवारण करने और नैतिक आदर्शों का प्रचार करने के आदेश भी दिए थे। अशोक के वैदेशिक संबंध भी हमें अशोक के अभिलेखों से ही प्राप्त होते हैं कि उसने जैसे सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, एपिरस आदि देशों में अपने राजदूत भेजकर इन राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित किए थे। अशोक ने लंका में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे और वहां पर स्वयं अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जो थी वो भी धर्म प्रचार के लिए गए थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही लंका के जो राजा थे उस समय तिष्य और वहाँ की प्रजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों से उसकी विदेश नीति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये लेख जो हैं उस महान सम्राट के शब्दों को ही शताब्दियों से वहन करते आए हैं। धन्यवाद।